हेलो स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे अध्याय गाउस के नियम एवं अनुप्रयोग में अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ए से बी तक एक लाइन में आवेश समान रूप से वितरित है जो अनंत तक है। इस अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस अनंत रेखीय आवेश में हम mn लंबाई जो कि L लंबाई है को कंसीडर करते हैं। इस L लंबाई में इस M बिंदु पर एक अल्पांश लेते हैं लंबाई के अनुदिश और N बिंदु पर भी एक अल्पांश लेंगे और इस mn लंबाई का जो मध्य बिंदु O है उससे r दूरी पर स्थित P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इस M बिंदु पर जो अल्पांश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P बिंदु पर इस दिशा में हमें प्राप्त होगी। O से M की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी O से N की ली जाती है। अतः N पर स्थित अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P बिंदु पर आएगी उसकी दिशा हो जाएगी ये दिशा और विद्युत क्षेत्र की इस तीव्रता का मान हो जाएगा DE1 वेक्टर। तो देखिए इस अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस P बिंदु पर उसको हम दो घटकों में वियोजित करते हैं। क्षैतिज घटक हो जाएगा DE1 cos थीटा, क्योंकि इसके साथ ये कोण थीटा मान लिया अपन ने, तो इस कोण के कारण ये हो जाएगा DE1 cos थीटा। और ऊर्ध्व घटक, इस सदिश का ऊर्ध्व घटक हो जाएगा DE1 sin थीटा, जिसके साथ थीटा कोण होता है तो cos थीटा आएगा और 90 माइनस थीटा है तो sin थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार इस M बिंदु पर स्थित लंबाई अल्पांश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2 इस दिशा में है और उसे क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करने पर DE2 cos थीटा क्षैतिज हो जाएगा घटक और DE2 sin थीटा ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। चूँकि दोनों अल्पांश लंबाई में समान है इसलिए आवेश का मान भी समान होगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी समान होगा। या अपन कह सकते हैं कि DE1 का जो परिमाण है वो DE2 वेक्टर के परिमाण के बराबर होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊर्ध्व घटक समान और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि इस अनंत रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उस अनंत रेखीय आवेश के लंबवत दिशा में होगी। तो इस प्रकार हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात कर ली कि उसकी दिशा है वो
इस अनंत रेखीय आवेश वितरण के लंबवत इस दिशा में होगी, क्योंकि क्षैतिज घटक सारे ही अल्पांशों के कारण जुड़ते जाएंगे। यहाँ पर हमने 2 घटक लिए, इस प्रकार पूरे अनंत रेखीय आवेश के कारण सारे घटक जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर इस लंबाई L में उपस्थित कुल आवेश सिग्मा Q है, तो रेखिक आवेश घनत्व की परिभाषा से सिग्मा Q हो जाएगा लैम्बडा गुणा L। लैम्बडा रेखिक आवेश घनत्व है, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, तो सिग्मा Q बराबर हो जाएगा लैम्बडा L। अब इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि हम गाउस के नियम से ज्ञात करेंगे। और गाउस का नियम है किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश और 1/ε0 का गुणनफल के बराबर होता है। सिग्मा Q का मान यहाँ से हम रख लेंगे, ये हो जाएगा लैम्बडा L बटा ε0। अब यहाँ पर हमें गाउस के नियम को लगाने के लिए काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इस L लंबाई का यहाँ पर एक बेलन की कल्पना करते हैं, और इस बेलन के बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बेलन को पृष्ठों को हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ये ऊपरी पृष्ठ S1 हो जाएगा, जो निचला तल है वो S2 क्षेत्रफल हो जाएगा, और बीच का जो वक्राकार भाग है इस बेलन का वो S3 क्षेत्र हो जाएगा। तो गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स का मान होता है समाकलन E.ds। तो इस फ्लक्स का मान इन 3 क्षेत्रों के लिए जोड़ के बराबर हो जाएगा। कुल फ्लक्स इन तीनों क्षेत्रों के फ्लक्स के योग के बराबर हो जाएगा। तो कुल फ्लक्स हो जाएगा S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। S2 पृष्ठ के लिए समाकलन हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इसी प्रकार S3 क्षेत्र के लिए फ्लक्स का मान हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा L बटा ε0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस S1 क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें पता है कि O से P की दिशा में होती है, और यहाँ पर इस क्षेत्र की दिशा इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है। इसी प्रकार यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, लेकिन इस क्षेत्रफल की दिशा इसके लंबवत है, यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री है। जबकि इस S3 क्षेत्र के लिए E की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा दोनों समान हैं, इन दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री है। तो देखिए ये हो जाएगा S1 के लिए EDS cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा cos 90 डिग्री। S2 के लिए हो जाएगा समान EDS cos 90 डिग्री, लेकिन E और DS के बीच कोण इस S3 क्षेत्र के लिए 0 डिग्री है। तो थीटा का मान रख देंगे S3 के लिए EDS cos 0 डिग्री।
और त्रिकोणमिति में हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पर समाकलन कॉस 90 डिग्री के कारण 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तीसरा समाकलन हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री लैम्बडा एल बटे एप्सिलॉन 0। समान विद्युत क्षेत्र है इसलिए यह ई आ जाएगा समाकलन से बाहर और समाकलन हो जाएगा डी एस लैम्बडा एल बटा एप्सिलॉन 0। अब हमें इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस की लंबाई और ये वृत्त है उसकी परिधि का गुणा होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई इस गोलाकार वृत्ताकार पृष्ठ के परिधि के बराबर हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल का मान यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर ई गुणा समाकलन डी एस का मान क्या आ जाएगा 2 पाई आर। चौड़ाई इसका वृत्ताकार भाग का मान इसकी परिधि के बराबर हो जाएगा और लंबाई एल है। एल से एल कैंसिल तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा 1/2 पाई आर एप्सिलॉन 0 गुणा लैम्बडा। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित लिख लेते हैं। ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा बटे आर। 2 से गुणा अंश और हर से कर लें तो ये हो जाएगा ई बराबर 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा बटा आर, जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन को के लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2k लैम्बडा बटे आर। तो अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 2k लैम्बडा बटा आर। वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर ई हो जाएगा 2k लैम्बडा बटा आर आर कैप। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है और रेखिक आवेश घनत्व के समानुपाती है। तो हम यहाँ ग्राफ बनाएं तो दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता है और रेखिक आवेश घनत्व के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखिक रूप से बढ़ती है।